हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। मतलब पहली बार हम फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें स्टार्टिंग में हम बहुत ईजी क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी लेंगे। अब इन क्वेश्चंस में आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तीनों ही करनी है और उसके बाद आपको कैश फ्लो निकाल के दिखाना है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आज से जो हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, मैक्सिमम ज़्यादा उन्हीं में से एग्जाम्स में आते हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने पूरा फॉर्मेट नहीं किया है। देखिए, बुक्स में क्या होता है, पूरा फॉर्मेट भी आपको दिया होता है, लेकिन हमने क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट्स किए हुए हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने उसमें एक एक्स्ट्रा क्लास लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो सभी फॉर्मेट्स आपने पहले से ही नोट डाउन किए होंगे, तो उसी में से हम तीनों फॉर्मेट को एक साथ करेंगे यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती है। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31/03/2024, 31 मार्च 2024 कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 रुपये एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस 12,000 रुपये। सो स्टूडेंट्स, अभी तक देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कैश बैलेंस नहीं आया था, है ना? क्योंकि कैश बैलेंस जो है ना स्टूडेंट्स, वो किसी भी एक्टिविटी में नहीं होता है। कैश जो है वो हमको फाइनल जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही कैश बैलेंस होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। और याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन्हीं से हम अपना आंसर पहले से ही पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ पर इस चीज़ के बारे में समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अब हम आगे पढ़, यहाँ पे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स याद कीजिए, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता था, ये एक करंट एसेट होती थी जिसको डिक्रीज किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट एसेट है, जब भी एसेट कम होती है तो याद रखिए कैश फ्लो बढ़ता है। ठीक है, तो एसेट कम हो रही है, इसका मतलब कैश फ्लो बढ़ेगा। अब ये कहाँ आएगा हम देखेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स भी स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता था, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी बढ़ने से भी कैश जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इन दोनों में है ना कैश के हिसाब से ही एरो लगा देता हूँ। तो ये भी बढ़ेगा, ये भी कैश बढ़ाएगा, ये भी कैश बढ़ाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स स्टूडेंट्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, एक चीज़ याद दिला दूं आपको, ये दोनों चीज़ें थी स्टूडेंट्स, ये किस में आती थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब ये कहाँ आएगी मैं बताऊंगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, ये हमने कई बार अच्छे से पढ़ा था। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, तो ये भी हमने क्लासीफाई कर लिया। क्वेश्चन हमेशा हमको शुरू करना होता है या तो सरप्लस आपको दिया होगा, सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर, इस यहाँ से दिया होगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल क्वेश्चन जो होगा वो यहीं से शुरू होगा। अब देखिए, बाकी चीज़ तो हमको अच्छे से आती है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, लेकिन ऑपरेटिंग का एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या था। ठीक है, और ऑपरेटिंग में टोटल मिला के 6 स्टेप्स थे। ठीक है, लेकिन वो जो 6 स्टेप्स थे आपको वो पूरे पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी ऑपरेटिंग का क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो जो स्टेप्स हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग में क्या क्या चीज़ें प्लस माइनस होती थी। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले जो होता था वो सरप्लस वाला होता था, आपको याद होगा सबसे पहला स्टेप जो था वो सरप्लस, जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता था। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती थी, कुछ चीज़ें लेस होती थी। क्या क्या ऐड होता था, कुछ डिविडेंड हो गया, जो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना चीज़ें, जैसे डिविडेंड हो गया, रिजर्व हो गया, उसके अलावा प्रोविजन में कुछ पैसा भिजवाया तो वो हो गया। उसी तरह लेस क्या होता था, इनकम टैक्स रिफंड होता था, जो रिफंड में इनकम टैक्स मिला है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आते थे सेकंड स्टेप पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। अब याद कीजिए, ये वाला जो चीज़ दे रखी है ना, ये यही वाली दे रखी है, तो इसका मतलब ऊपर वाला आपको कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये वाला स्टेप कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को प्लस माइनस करते थे। ठीक है, याद कीजिए, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, नॉन कैश हो गया, है ना। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता था, ये नॉन ऑपरेटिंग की इनकम ये पेमेंट होती थी, है ना।
नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर उल्टा चलता था, मतलब जब भी नुकसान होता था तो हम ऐड करते थे, और जब भी इंटरेस्ट इनकम या रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी चीज़ें जो होती थी स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे हम लेस करते थे। तो ये दूसरा स्टेप होता था। इसके बाद हम पहुँच जाते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ से असली क्वेश्चन शुरू होता था, मतलब यहाँ से बहुत चीज़ें आसान हो गई थी। इसमें हम लोग ऐड और माइनस करते थे कुछ चीज़ें। ऐड क्या करते थे स्टूडेंट्स? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ की वजह से जब भी कैश इनफ्लो होता था तो उसको ऐड किया जाता था, और जब भी कैश आउटफ्लो होता था तो उसको हम लेस कर देते थे। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। उसके बाद आता था स्टूडेंट्स कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद क्या होता था? इसमें हम क्या करते थे? इसमें एक ही चीज़ होती थी, लेस इनकम टैक्स पेड। जो इस साल का इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला है, वो यहाँ पर आपको लेस कर देना होता था स्टूडेंट्स। तो 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। 5वां स्टेप क्या होता था? कैश फ्लो। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, जैसे कि मान लेते हैं कहीं आग लग गई है हमारे सामान में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। तो इस तरह के आइटम्स जो थे स्टूडेंट्स यहाँ पर लेस या ऐड होते थे। ठीक है। अच्छा, ये इसमें से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो उसको आप प्लस करते। माइनस तब करेंगे जब लॉस हुआ है। लास्ट में स्टूडेंट्स क्या होता था? हमारा आंसर आ जाता था कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 6 स्टेप हो गए। तो इन्हीं 6 स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा आप ये 6 स्टेप है ना, एक बार दिमाग में रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि ये याद करने बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो कुछ खास है नहीं, उसमें तो बस ऐड और माइनस जो होता है हमको पता ही है। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको पहले ही देख लेना है कि कौन सा स्टेप इसमें किस किस स्टेप की कोई भी चीज़ नहीं दी हुई। अब फॉर एग्जांपल ये वाला स्टेप नहीं दिया था ना, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। उसके अलावा अगर मान लेते हैं ये इसके बाद, ये तो आपको देंगे ही, इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक देंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं आपको ये वाला जो आइटम है, ये पूरा का पूरा आइटम नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसकी जगह सिर्फ, मतलब इसके बाद आप सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है ये करने लग जाएंगे, मतलब ये हेडिंग नहीं डालना। दोबारा से सुनो अच्छे से। यहाँ पर ये वाला तो आपको दिया हुआ था, ये वाला आइटम आपको नहीं दिया है कोई भी, तो आप क्या करेंगे? सीधा यहाँ से शुरू करेंगे। हेडिंग ये वाली मिस कर देना, क्योंकि दो दो हेडिंग साथ में नहीं चलनी है। एक हेडिंग आपने डाल दी ना, और इसका कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी हेडिंग नहीं डालनी है आपको, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही है। अब दो तीन हेडिंग के साथ में आप डालेंगे, अमाउंट क्या बार बार वही डालते रहेंगे? नहीं। तो अमाउंट जहाँ से चेंज होना है ना, वहाँ से आप करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जब मैं करूँगा आपको समझ आएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बड़े ध्यान से देखना। पहले तो आपको ये अमाउंट फाइनल वाला डालना है, और सबसे पहले नीचे आपको लिखना है ये वाला अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है, 12,000 रुपये। ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिखना है आपको, कैश एट द एंड ऑफ ईयर। कितना है? 12,000 रुपये। तो यहाँ पे 12,000 लिखना। ठीक है। तो फाइनल टोटल जो होगा वो 12,000 आएगा हमारा। अच्छा, उसके ऊपर क्या लिखना है? उसके एक पॉइंट ऊपर स्टूडेंट्स आपको लिखना है ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस, या आप बैलेंस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 10,000 रुपये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। तो क्लोजिंग कैश और ओपनिंग कैश आपको यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है। अब यहाँ से शुरू क्यों करना है स्टूडेंट्स? इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वही आपका आंसर होता है, और वही आपको तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस या माइनस करके वही आपका आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट डालना है जिसको बोलते हैं कैश जनरेटेड
बाय कैश फ्लो एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब जितनी भी कैश जनरेट हुआ है कैश फ्लो एक्टिविटीज के द्वारा वो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। बस इतना याद रखना, देखिए 10,000 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 12,000 बनने के लिए, तो यहाँ पर 2,000 रुपये आना चाहिए ना, और वो भी पॉजिटिव में। तो ये 2,000 रुपये जो है ना स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर होगा, प्लस 2,000 आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, और इसी को हम तीनों एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को जब प्लस करेंगे तो 2,000 हमारा आंसर आना चाहिए। क्लियर है, तो इस तरीके से 3 टॉपिक तो आपको डालने ही डालने। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में कोशिश कीजिएगा सब कुछ पूरा लिखने की। अच्छा, ये जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपको देखिए एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको, हमेशा है ना, कोशिश करके आप एक और कॉलम बनाइएगा, 2 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये बताऊंगा मैं क्यों 2 कॉलम्स होने चाहिए, कोशिश करके आप 2 कॉलम्स यहाँ पे बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर आपके लिए थोड़ा डिस्प्ले करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 2 कॉलम्स बना दिए। अब जो भी अमाउंट होता है, जैसे नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, वो तो चलिए एक मेन अमाउंट है, तो ये वाला जो अमाउंट होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा हम बाहर की तरफ डालेंगे। ठीक है, या आप इसको अंदर की तरफ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 20,000 हो गया, क्योंकि बाहर ये वाला जो कॉलम है ना स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ आप टोटल दिखाएं एक्टिविटीज़ का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो फाइनल टोटल आएगा ना वो इसमें दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग का भी इसमें दिखाएंगे और फाइनेंसिंग का भी इसमें दिखाएंगे। तो टोटल जो होगा वो इसमें दिखाएंगे, बाकी सारी चीज़ें हैं ना छोटी मोटी हम यहाँ पे करेंगे इन 2 कॉलम्स में। चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट इनकम जैसी कोई चीज़ दी है? आप देख सकते हैं नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला आइटम आपको दिया हुआ है, क्योंकि इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ होती थी जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रही। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले ऐड करूँगा और यहाँ पे एक चीज़ लेस भी कर दूँगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं तो ज़्यादा हमको जगह की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। एसेट जब भी कम होती है स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा, ज़रूर हमने एसेट बेची होगी, तो कैश इनफ्लो हुआ होगा, तो हमको कैश के हिसाब से चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड में आएगा ये डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5,000 रुपीज़, ये लीजिए, और ये प्लस में आएगा क्योंकि ऐड होना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटी बढ़ रही है स्टूडेंट्स। लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, उधार बढ़ना, और उधार बढ़ना मतलब पैसा आना। हम तो कैश के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी ऐड होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितना हो गया 7,000 रुपये हो गया, यहाँ पे ये भी प्लस होगा। अब इस तरह से आपको कॉलम्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया 12,000 रुपये हो गया। अब ये जो 12,000 रुपये है इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया 20 + 12, ये हो गया 32,000। और हम कहाँ पहुँच गए स्टूडेंट्स, देखिए ये सारा हमने क्रॉस कर लिया है और हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुँच गए। लेकिन ये हेडिंग तभी डालेंगे जब इनकम टैक्स के बारे में कुछ दिया होगा, तो इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया तो इसको आप भूल जाइए। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये हेडिंग भी हम तभी डालेंगे जब हमको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स दिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वो भी नहीं दिया हुआ, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब अब हमको यहाँ पर सीधा सीधा लिख देना है, पहला टॉपिक तो हमारा खत्म भी हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर है ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर
क्योंकि ये फाइनल आंसर आ चुका है तो इसको है ना हम बाहर भी लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ पे 32,000 जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फाइनल आंसर है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और कुछ नहीं करना। क्लियर है? चलिए, हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डाल देना स्टूडेंट्स, अगर आपको जगह मिले तो यहाँ पर आप लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हेडिंग थी इसकी। चलिए, इसको ए नाम भी दे देते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको दे देते हैं ए, यहाँ पर ए लिख दीजिएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में ए जो था वो यही था स्टूडेंट्स। चलिए, अब हम अगला पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग की बारी है, ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें लेस होती हैं, और ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, इसलिए छोटे कॉलम से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब भी फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पैसा आएगा हमारे पास, कैश इनफ्लो होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे हमारे पास पैसा आ चुका है, और कितना आया है स्टूडेंट्स, 20,000 रुपये आया है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का और कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना बाहर ही लिख देता हूँ 20,000 रुपीज़, ठीक है। 20,000 रुपीज़ ऑल ओवर आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपल सा एक लाइन डालेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं। और ये जो 20,000 आया ना स्टूडेंट्स, ये बाहर लिख देता हूँ एक बात, क्योंकि ये फाइनल है हमारा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फाइनल है। तो इस तरीके से एक लंबी सी लाइन खींचेगा, और ये वाला जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट आ चुका है। आप चाहे तो स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन है ये ना भी खींचे तो चलेगा, क्योंकि देखिए जब टोटल करेंगे ऑलरेडी एक लाइन खींची हुई है। पहला अमाउंट ये है, दूसरा अमाउंट ये है, और तीसरा अमाउंट अभी आ जाएगा, और तीनों का सम कितना होना चाहिए, 2,000 रुपये। चलिए, अब यहाँ पे मैं बी दे देता हूँ इसको नाम। नेक्स्ट शुरू करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड होंगी स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें लेस होंगी। आइए देख लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हमको दिया हुआ है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब होता है हमने डिबेंचर का अमाउंट वापस किया है, तो कैश आउटफ्लो हुआ है 50,000 का, तो कैश आउटफ्लो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स लेस में। यहाँ पे आप लिखिएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और 50,000 रुपीज़ जो है स्टूडेंट्स, वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अमाउंट सेम है और कुछ दिया नहीं है, इसीलिए आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो 50,000 ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, इसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, और ये जो 50,000 है ये मेरा टोटल आ चुका है बाहर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखूंगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए यूज्ड इन वर्ड को इग्नोर मत करना स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट भी हो चुका है। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 32 प्लस में था और 20 प्लस में था, तो कितना हो गया, देखिए 32 और 20 52 हो गया ना। 52 में से -50 कीजिए, क्या आएगा आपका, 2000 आएगा। तो स्टूडेंट्स इतना ही करना होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना ही करना है, आपका आंसर कंप्लीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस का क्या यहाँ पे काम है, और आपको पहले से ही क्वेश्चन पढ़ के क्लासीफाई कर लेना है कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। इन 6 पॉइंट्स को मत भूलना स्टूडेंट्स। ये कोशिश करके हम सभी क्लासेस में जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि आपको ये याद हो जाए एग्जाम तक। तो आई होप स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन आपको समझ आया। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।